RS ऑनलाइन विद्या कुंज यूट्यूब चैनल में मैं ब्रजेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम संस्कृत व्याकरण का और हिंदी व्याकरण का एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिसमें संधि हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला विषय हमारा आज एक क्वेश्चन के रूप में हमने लिया है, वह है कि हमें जानना है कि संधि किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि संधि किसे कहते हैं। ये जानने के लिए आज हम आपका देखेंगे कि संधि क्या है। तो इसमें संधि को जानने के लिए संधि दो चीज़ों से मिलकर बनाया गया है। संधि दो चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें हम देखते हैं संधि। तो संधि से तात्पर्य है सम प्लस धी, सम प्लस धी अर्थात संधि। सम प्लस धी अर्थात संधि। अभी थोड़ा समय लेंगे, एक सेकंड। संधि देखें तो संधि क्या है, हम जानना चाहते हैं कि संधि किसे कहते हैं। बात आती है संधि किसे कहते हैं, ये हमें समझना है। तो संधि से यहाँ दो चीज़ें मिलकर बनाई गई हैं। सम उपसर्ग में धा धातु के साथ की प्रत्यय जोड़ा गया है। क्या प्रत्यय जोड़ा गया है? की। यहाँ की प्रत्यय क्या है? की प्रत्यय का ई शेष रह जाता है और धा धातु, तो यहाँ पर हो गया सम प्लस धा प्लस ई। ठीक है, सम प्लस धा प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? संधि। संधि एक चीज़ और यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संधि जो शब्द है जिसमें कोई दो वर्ण मिलकर, इसमें जब कोई दो वर्ण मिलकर एक नए वर्ण की उत्पत्ति करते हैं, एक नए वर्ण की उत्पत्ति करते हैं, एक नए वर्ण की उत्पत्ति करते हैं, तो उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। देखिए, अब देखिए हम जैसे कोई भी ले लेते हैं, जैसे विद्या प्लस आल है, जैसे विद्या प्लस आल है। अब यहाँ पर दो वर्ण मिलाए गए, बराबर बन गया हमारा विद्यालय। क्या बन गया? विद्यालय। अब विद्यालय में हमने देखा यहाँ पर धा के साथ में क्या है? बड़ा है, और यहाँ पर भी क्या है? बड़ा है। ठीक है,
इसके साथ भी बड़ा है और इसके साथ भी बड़ा है। अब बराबर में क्या हो गया, यहाँ पर देखिए आप, क्या हो गया, बड़ा आ। तो इस कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये संधि की स्थिति है। इस प्रकार ये संधि कहा जाता है। अब हम देखें आगे, बात आती है कि संधि कितने प्रकार की होती है। एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर। एक चीज़ ये आती है कि सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु में ई मतलब की प्रत्यय जब जोड़ दिया जाता है तो की में ई शेष रहता है। और एक बात और बताऊं कि की प्रत्यांत जितने भी शब्द हैं सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। सभी शब्द, यहाँ लिख देता हूँ, की प्रत्यांत सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान से रखने की है कि प्रत्यांत जितने भी शब्द होते हैं सब कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब हम देखें, आती है बात संधि कितने प्रकार की होती है ना। अब हम समझें कि संधि कितने प्रकार की होती है। अब संधि जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। अब कौन कौन से 3 प्रकार हैं। नंबर 1 है हमारा स्वर संधि, दूसरा है हमारा व्यंजन संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब 3 प्रकार की संधि होंगी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर को संस्कृत में अगर कहें तो अच संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, अच संधि। क्यों कहते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि को क्या कहते हैं, हल संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि को क्या कहते हैं, विसर्ग ही कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग ही कहते हैं। अब अच क्यों कहते हैं, हम एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहेंगे। एक हमें पढ़ाया जाता है माहेश्वर सूत्र या वर्णमाला। माहेश्वर सूत्र या वर्णमाला। वर्णमाला, इस वर्णमाला में 14 सूत्र दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, 14 सूत्र दिए गए हैं। इन 14 सूत्रों के अनुसार हम प्रत्याहार बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रत्याहार। ठीक है, इन प्रत्याहारों से में से एक 42 प्रत्याहार और 43 प्रत्याहार, कहीं कहीं 42 बताए जाते हैं, कहीं 43 बताए जाते हैं। इस प्रकार से प्रत्याहारों की संख्या बताई जाती है। तो ऐसे में से ही एक अच प्रत्याहार है। कभी हम अलग वीडियो देंगे आपको जिसमें माहेश्वर सूत्रों और प्रत्याहारों पर ही चर्चा करेंगे। उस अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, इसीलिए स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। और हा से लेकर हल तक सभी व्यंजन आते हैं, इसीलिए व्यंजन संधि को और व्यंजन को हम हल संधि भी कहते हैं। विसर्ग, जिसमें विसर्गों का और व्यंजनों का या स्वरों का मेल होकर एक नया वर्ण बनता है, वो विसर्ग संधि है। स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, इस पर भी हम आगे भी चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। बात आती है कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो हम देखें स्वर संधि, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं, जब कोई दो स्वर मिलकर एक नए स्वर की उत्पत्ति करते हैं। नए स्वर की उत्पत्ति करते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अब जब कोई दो स्वर मिलकर एक नए शब्द स्वर को बना रहे हैं तो वो स्वर संधि है। ध्यान समझ लें, जब दो स्वर मिलकर, जैसे मैंने अभी विद्यालय एग्जाम्पल दिया, ऐसे देवालय या गिरीश, सुरेश, रमेश, इस टाइप के, जैसे रमा प्लस ईश। अभी कौन संधि है इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। रमा प्लस, इसमें देखिए जो बड़ा आ मिल गया प्लस बड़ी ई मिल गई और आम क्या हो गया, ए, तो क्या हो गया, रमेश। दो स्वर मिलकर एक नए स्वर को उत्पन्न कर रहे हैं, यहाँ आ और ई मिलकर ए बना रहे हैं,
तो ये स्वर संधि है। हम इस पर अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी बात करेंगे स्वर संधि के प्रकारों में। ये स्वर संधि क्लियर हो जाती है कि जब दो स्वर मिलकर एक नए स्वर की उत्पत्ति करते हैं तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। अब हम देखें कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि स्वर संधि किसे कहते हैं। ये मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। स्वर संधि किसे कहते हैं कि जब कोई दो स्वर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको, स्वर मिलकर एक नए स्वर की उत्पत्ति करते हैं, नए स्वर की उत्पत्ति करते हैं तो स्वर संधि होती है। स्वर संधि होती है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, कोई एक चीज़ और है, चाहे आदि और चाहे परे। आदि मतलब प्लस से पहले यहाँ पर या यहाँ पर, यहाँ भी स्वर होना चाहिए और यहाँ भी स्वर होना चाहिए और अंत में भी स्वर ही आएगा। ये इसकी विशेष पहचान है स्वर संधि की। जब दो स्वर मिलकर एक स्वर की उत्पत्ति करते हैं, यहाँ पर भी स्वर आता है तो ये स्वर संधि रही। अर्थात दो स्वर मिलकर एक स्वर की उत्पत्ति, नए स्वर की उत्पत्ति कर सकते हैं तो वो स्वर संधि कहलाती है। तो ये स्वर संधि की परिभाषा हो जाती है। अब हम देखते हैं स्वर संधि के प्रकारों में। अब अगर प्रकार की बात करें तो इसमें प्रकार अनेक प्रकार हैं। अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से देखें या संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार देखें बाबूराम सक्सेना की, तो भिन्न भिन्न प्रकारों में आता है। लेकिन मैं जो मुख्य प्रकार हैं उनके नाम मैं बता रहा हूँ आपको। स्वर संधि खास करके 6 प्रकारों में देखी जाती है। कितने प्रकारों में? 6 प्रकारों में। पहला प्रकार आता है आपका दीर्घ संधि। दूसरा आपका प्रकार आता है गुण संधि। तीसरा प्रकार आता है वृद्धि संधि। चौथा प्रकार आता है अयादि संधि। पांचवा प्रकार आता है पूर्वरूप संधि। और छठा प्रकार आता है पररूप संधि। ये आपकी संधियां हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि, पूर्वरूप, पररूप, यण रह गई आपकी 7 संधियां हो गई। फिर तो ये पूर्व रूप में ही पररूप आती है। इसमें थोड़ा सा यहीं पर लिख दे रहा हूँ और पीछे आते हैं। यहाँ 5वीं संधि आती है, इसमें कहेंगे यण संधि। और छठी में आप लिख लीजिए पूर्वरूप संधि। ये 6 प्रकार की हैं। ऑब्लिक 7 भी कर सकते हैं आप, जिसमें आपकी पररूप भी आ जाती है, पररूप संधि। इनके अगर हम देखें सूत्र क्या है तो इसका है अकाः सवर्णे दीर्घः। क्या है? अकाः सवर्णे दीर्घः। दूसरी का है आद गुणः। वृद्धिरादेच रेचि। अयादि का है एचो वायवा। ठीक है। यण का है इको यड़ची। ठीक है। पूर्व रूप का आता है, इसमें 2 हो गए। पूर्व रूप की बात करेंगे तो एंग पदांतादति और पररूप का है एंग पररूपम। इस प्रकार से ये आपकी 6 या 7 संधियों के रूप में स्वर संधि क्लियर हो जाती है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि, यण, पूर्वरूप और पररूप। अकाः सवर्णे दीर्घः, आद गुणः, वृद्धिरेचि, एचो वायवा और इको यणचि, एंग पदांतादति और एंग पररूपम। ये इनके सूत्र हो गए संस्कृत के अकॉर्डिंग। तो आज हमने आपको संधियों के कुछ बारे में बताया
और संधियों के प्रकार बताए, संधि किसे कहते हैं ये बताया, और संधियों में स्वर, व्यंजन, विसर्ग 3 संधियाँ बताई। इनमें स्वर संधि के प्रकार मैंने आपको बताए। अब स्वर संधि के प्रकारों को एक एक करके हम जानेंगे। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।